हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 17 सितंबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 15 सितंबर, ऑप्शन डी 14 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2025 का विषय विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। ये दिवस 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 2009 को सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाली पहली संधियां थीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक में प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ताओं ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। ओजोन परत गैस की वह ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत के क्षरण से मनुष्यों में त्वचा कैंसर और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो सकता है। हाल ही में रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रबी फसलों की तैयारी और किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए रबी अभियान 2025 सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया। इस अवसर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान की भी शुरुआत की गई। सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि अधिकारियों को रबी सीजन गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों जैसी फसलें की योजना, उत्पादन रणनीति और बीज उर्वरक उपलब्धता की जानकारी देना है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी फिनलैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत और नॉर्वे ने 13 सितंबर 2025 को ओस्लो में अपना पहला समुद्री सुरक्षा, निशस्त्रीकरण और अप्रसार संवाद आयोजित किया, जो दोनों देशों की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये संवाद समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे बिना बाधा अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इस योजना से शिक्षा में लैंगिक समानता और बालिकाओं की पढ़ाई की दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? ऑप्शन ए सुशीला कार्की, ऑप्शन बी विशाखा मुल्ये, ऑप्शन सी सविता भंडारी, ऑप्शन डी विद्या देवी भंडारी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नेपाल ने अपने इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भंडारी को देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर उनका नाम मंजूर किया। इस तरह ये पहली बार है जब नेपाल की सर्वोच्च कानूनी कुर्सी पर किसी महिला को बैठने का अवसर मिला है। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सविता भंडारी को औपचारिक रूप से इस पद पर नियुक्त किया गया। इससे पहले अटॉर्नी जनरल रहे रमेश बादल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हाल ही में आईसीसी एकदिवसीय महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी नट सिवरब्रंट, ऑप्शन सी लॉरा वॉलवार्ट, ऑप्शन डी एलिस पेरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। स्मृति मंधाना ने चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद आईसीसी वुमेन्स वनडे बैटिंग रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच था।
बाएं हाथ की भारतीय क्रिकेटर ने 63 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 58 रन बनाकर इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवरब्रंट को पीछे छोड़कर वर्ल्ड नंबर 1 पर जगह बनाई। यह मंधाना का वनडे करियर का 32वां अर्धशतक था और यह चौथी बार है जब उन्होंने आईसीसी महिला वनडे बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। उन्होंने पहली बार जनवरी 2019 में टॉप पर जगह बनाई थी और इससे पहले हाल ही में जुलाई में नंबर 1 बनी थी। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम जर्सी के नए स्पॉन्सर कौन बने हैं? ऑप्शन ए टोयोटा मोटर्स, ऑप्शन बी अपोलो टायर्स, ऑप्शन सी अडानी ग्रुप, ऑप्शन डी ओप्पो। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ग्रीन 11 के बाहर होने के बाद अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक बना है। बोर्ड ने इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। बीसीसीआई और अपोलो टायर्स के बीच 2.5 साल की अवधि के लिए करार हुआ है, जो मार्च 2028 में समाप्त होगा। इस डील के तहत अपोलो टायर्स का लोगो सभी प्रारूपों में भारतीय पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीमों की जर्सी पर दिखाई देगा। हाल ही में रिकी हैटन का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए आइस हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी एथलेटिक्स, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ब्रिटेन के पूर्व दिग्गज बॉक्सर रिकी हैटन का निधन हो गया। इस खबर से पूरे बॉक्सिंग वर्ल्ड में हलचल मची हुई है। बता दें कि वह वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर थे। 46 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हैटन ने बॉक्सिंग में वापसी की भी घोषणा की थी। उन्होंने दिसंबर में दुबई में उनकी कमबैक फाइट के बारे में भी बात की थी। हाल ही में 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए हैक्स, ऑप्शन बी द स्टूडियो, ऑप्शन सी द पिट, ऑप्शन डी एडोलसेंस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एमी पुरस्कार टीवी इंडस्ट्री में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। इसे हर साल प्राइम टाइम टीवी शो के विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे कि ड्रामा, कॉमेडी, मिनी सीरीज आदि। 2025 में हुए 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में द पिट को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माना गया। यह HBO मैक्स की मेडिकल ड्रामा सीरीज है, जो एक काल्पनिक पिट्सबर्ग ट्रॉमा मेडिकल सेंटर के आपातकालीन विभाग की 15 घंटे की शिफ्ट के दौरान कर्मचारियों की चुनौतियों को दर्शाती है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बोन ग्लू विकसित किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बोन ग्लू, जिसे चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है, टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला दुनिया का पहला ग्लू बनाकर चीन ने क्रांतिकारी रिसर्च की है, जिससे दुनिया भर के हड्डी रोग मरीजों को फायदा होगा। इस ग्लू से हड्डी को जोड़ने के बाद 6 महीने के अंदर यह अपने आप सूख जाएगा। इस ग्लू को 150 से ज्यादा मरीजों पर आजमाने के बाद ही साइंटिफिकली अप्रूव किया गया है। मेटल इम्प्लांट के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।